हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो आपका एग्जाम होने वाला है 5 फरवरी को और 7 फरवरी को, उसके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को और उन्हीं सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम 5 और 7 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को सिर्फ समझ करके रखना है। लाइन टू लाइन यही आंसर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। जितना आपको यहाँ पर बताएंगे सबको आपको सिर्फ समझ के रखना है और अपने एग्जाम में जा करके अपने उत्तर को अपनी भाषा में बना करके आपको लिखना है। सिर्फ समझ करके अपनी भाषा में अपने मन से बना करके अपने उत्तर को लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो और सुनने पर कान को सुख मिले उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी कि बोलने की वह कला जिससे क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो दूसरे जो व्यक्ति सुनते रहते हैं उनको कान को सुख मिलता है और बोलने की जो कला होता है वो सहज हो यानी कि सरल हो, तो वही क्या कहलाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। और यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का जो हुनर होता है वो अच्छे से बोल पाते हैं, सहज रूप से बोल पाते हैं, सरल रूप से बोल पाते हैं। और यूरोप के जो लोग बोलते हैं तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, तो वही क्या कहलाता है, तो वही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहता है। और यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का हुनर है, उसे क्या कहा जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो आप लोग अपनी भाषा में अपने मन से आंसर को बना के लिखिएगा कि बोलने की वह कला जो कि सरल हो, आसानी से बोला जा सके और सुनने पर दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे, उसके कान को सुख मिले, तो वही क्या कहलाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन करने का जो हुनर है ये यूरोप के लोगों में। समझ गए पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी जो होती है किसके लिए तरसती है। तब तो सबसे पहले तो ये समझिए कि चातकी होती क्या है। तो चातकी जो होती है एक पक्षी होती है जो कि स्वाति की बूंद के लिए तरसती रहती है। ये पक्षी जो होती है स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करती है, इसलिए साल भर स्वाति की जल की प्रतीक्षा करती है और जब जल स्वाति का उसे मिल जाता है तो वो जल ग्रहण करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि चातकी किसके लिए तरसती है। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा चातकी है क्या। तो चातकी एक पक्षी है जो कि किसके लिए तरसती है, तो स्वाति के बूंद के लिए तरसती रहती है। स्वाति का जो बूंद होता है उसकी बूंद के लिए, उसकी पानी के लिए तरसती रहती है चातकी। और ये चातकी जो तरसती रहती है बूंद के लिए, ये जो पक्षी है ये स्वाति नक्षत्र का जो जल ग्रहण करती है ये साल में केवल एक बार ही होता है, तो इसलिए वो सालों भर स्वाति का जल का प्रतीक्षा करती है। और जब स्वाति का जल यानी कि स्वाति जो होता है नक्षत्र होता है उस नल में जब बारिश का पानी होता है, बारिश का बूंद होता है, उसी का सिर्फ जो जल होता है वो बूंद होता है, उसी जल ये ग्रहण करती है चातकी पक्षी। और जब जल मिल जाता है तो उसे ही ग्रहण करती है। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री के पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई जो कवित्री के जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना था। तो कवित्री कौन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो खिलौना है वो है क्या। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका बेटा जो है वही उनका खिलौना है। तो कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उसके पुत्र की यानी कि उसके बेटे की आकस्मिक ऐसे ही किसी कारण से मृत्यु हो गई है और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण खिलौना कौन था, तो उनका बेटा ही था। वह महत्वपूर्ण खिलौने के रूप में अपने पुत्र को स्वीकार करती है, अतः कवित्री का खिलौना उनका पुत्र ही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आपको ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कवित्री का खिलौना कौन है। कवित्री जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका खिलौना, उनका बेटा जो है वही उनका खिलौना है। तो आप लोग अपने मन से बना के लिखिएगा कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का उनका जो पुत्र है, उनका जो बेटा वही उनका खिलौना है। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा और वे डाकिया की राह क्यों देखती है। बिस्नी और मुन्नी जो है किस एकांकी की पात्र है, तो सिपाही की मैं एकांकी की पात्र है जिसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश है। तो बिस्नी और मुन्नी जो रहती है किसकी प्रतीक्षा करती रहती है। तो जो कहानी है इसमें 2-3 ही मेन पात्र जैसे कि बिस्नी है, मुन्नी है, मानक है। तो बिस्नी की जो रहती है इसके बेटी का नाम रहता है मुन्नी और इसके बेटे का नाम रहता है मानक। मानक जो युद्ध पर गया रहता है और मुन्नी और बिस्नी रहती है घर पे रहती है। तो बिस्नी और मुन्नी को जो मानक की प्रतीक्षा रहता है कि कब वो युद्ध पर से लौटेगा, क्योंकि वो जल्दी से घर वापस आकर अपनी बहन के हाथ पीले करेगा, इनकी शादी करेगा। इसलिए बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा रहती है, तो मानक की प्रतीक्षा रहती है। मानक जो युद्ध पर गया रहता है युद्ध पर से कब लौटेगा और अपनी बहन की कब शादी करवाएगा, हाथ कब पीले करवाएगा, यही आस में रहती है बिस्नी। समझ गए। तो बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा रहती है। और वह डाकिया की राह क्यों देखती है, तो वह डाकिया की राह इसलिए देखती है कि मानक की चिट्ठी कोई आया तो नहीं, यानी कि इस आस में देखती है। वो डाकिया की जो राह है ये मानक की चिट्ठी आने की आस में देखती है। समझ गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, तो बिस्नी और मुन्नी को जो है मानक की प्रतीक्षा हो, इसलिए मानक की प्रतीक्षा कर रही है। बिस्नी को जल्दी से आकर के अपनी बहन की हाथ पीले करवाएगा, शादी करवाएगा और वो डाकिया की राह देखती है मानक की चिट्ठी की आशा में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गैगरीन क्या होता है। चैप्टर 5 जो रोज कहानी की जो नायिका है कौन है, तो मालती। और मालती के जो महेशपति रहते हैं महेश्वर, वो गैगरीन नामक बीमारी का इलाज करते हैं। अब ये गैगरीन होता क्या है, तो गैगरीन जो होता है एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है और ये प्राय किसी विस्कात, कांटे, चुभन या ऐसी किसी कारण से हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि गैगरीन क्या होता है। तो गैगरीन एक प्रकार का घाव होता है जो हमेशा सड़ता रहता है, इसमें सड़न की प्रवृत्ति होती है। जैसे ये घाव हो जाता है तो ये हमेशा सड़ता ही रहता है। और ये प्राय होता किस तरह से, ये किसी विस्कात, कांटे के चुभने से या ऐसे ही किसी कारण से हो जाता है। कोई विषैला कांटा चुभ जाता है उससे ये हो जाता है गैगरीन नामक बीमारी, या फिर ऐसे ही किसी कारण से हो जाता है। और ये जिस भी अंग में होता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है अथवा रोगी की जान चली जाती है। तो जैसे भी व्यक्ति को ये गैगरीन नामक बीमारी हो जाता है, किसी को हाथ में हो जाता है, किसी को पैर में हो जाता है, जहां पर भी शरीर के किसी भी अंग में जिस व्यक्ति को ये गैगरीन नामक बीमारी हो जाती है उस अंग को काटकर शरीर से अलग
अलग करना पड़ता है या फिर उस रोगी की जान चली जाती है जिसको ये गैंग्रीन नामक बीमारी होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक घाव है जो कि हमेशा सड़ता रहता है। यह होता किस तरह से, यह होता है किसी विषैला जीव के काटने से या किसी कांटे के चुभ जाने से, समझ गए। और जिस भी अंग में होता है उस अंग को काट कर हटाना पड़ता है या फिर उस रोगी की जान चली जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। तो भगत सिंह जो है वो देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है उसी को क्या कहते हैं, तो सुंदर मृत्यु कहते हैं। समझ गए ना कि भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहते हैं। तो भगत सिंह जो है वो देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है उसी को सुंदर मृत्यु कहते हैं। और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, तो भगत सिंह की आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई भी आदमी आत्महत्या कब करेगा, जब वो थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा। कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो क्यों करता है, तो थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के करते आत्महत्या कर लेता है। इससे क्या होता है, वो अपना समस्त जीवन जो है एक ही क्षण में खो देता है। इसलिए भगत सिंह जो है वो आत्महत्या को कायरता कहते हैं। अगर कोई आत्महत्या करे तो थोड़ी देर में अपना जीवन का जो कष्ट दुख होगा उससे चला जाएगा वापस, लेकिन वो जिंदा रहेगा तो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा, तो भगत सिंह ने देश के सेवा में देश सेवा में दी गई जो फांसी होती है उसी को सुंदर मृत्यु कहा। अपने मन से अपने उत्तर को अपनी भाषाएं बना करके अपने एग्जाम में लिखेगा। और भगत सिंह जो आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि कोई आदमी कायरता से ही आत्महत्या करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा दुख कष्ट रहेगा, इसलिए क्या करेगा, कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। अब आत्महत्या जैसे करेगा तो एक ही क्षण वो अपना समस्त जीवन खो देगा। लेकिन अगर वो जीवित रहता है कोई व्यक्ति जो आत्महत्या करने वाला था तो शायद वो अपने देश के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता था। समझ गए, ये इसका आंसर होगा। अपने मन से अपनी भाषा में अपने आंसर को बना करके लिखना है, सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग भूल सकते हैं कौन सा था, इसलिए आपको याद करवा देते हैं। अपने हाथ निकालिए, हाथ में उंगली कितना है, तो 5 उंगली है। तो उसने कहा था जो कहानी इससे याद रखेगा, अपने हाथ में जो 5 उंगली है, ये 5 भागों में उसने कहा था कहानी बटी हुई थी। याद रखेगा अपने हाथ में उंगली कितने हैं, तो 5 उंगली है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई, तो 5 भागों में बटी है। अब क्वेश्चन है कि कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया। तो फिर से आपको क्या करना है, आपका जो उंगली 5 है हाथ का, उसमें क्या कीजिए, सामने हाथ निकालिए, अंगूठा वाला उंगली को बंद कीजिए, लास्ट वाला छोटी वाला उंगली उसको भी बंद कीजिए। बचा कौन सा उंगली, दूसरा उंगली, तीसरा उंगली और चौथा उंगली। तो उसी तरह से कहानी के दूसरे भाग, तीसरे भाग और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी जो कि लिखा गया था 1915 में चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा। ये कहानी 5 भागों में बटी हुई है। आपके हाथ में 5 उंगली है, 5 उंगली से आप लोग याद रखेगा। और आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथ को सामने निकालना है। सामने निकाल करके पहला उंगली जो है अंगूठा हो उसको बंद कर लेना, लास्ट में जो छोटी उंगली है उसको भी बंद कर लेना। बचा 3 उंगली, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। उसने कहा था कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया, तो उसने कहा था कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे। तो दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का वर्णन किया गया। इस तरह से आपको याद रखना है, समझ गए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सड़क को क्यों सींचा जा रहा है। सड़क जो है इसको सींचा क्यों जा रहा है, तो सड़क को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि चारों ओर आरामदायक वातावरण अनुभव हो और जिससे युद्ध में लौटे जो सैनिक हो उनको ताजगी शीतलता मिल सके। सड़क जो इसको इसलिए सींचा रहा है कि चारों तरफ जो आरामदायक का वातावरण है, सड़क को पानी से भिगोया जा रहा है, सींचा जा रहा है, वो इसलिए सींचा जा रहा है कि चारों तरफ एक आरामदायक वातावरण हो और जिससे युद्ध में लौटे हुए जो सैनिक है उनको ताजगी और शीतलता प्रदान हो या फिर मिले। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सड़क को क्यों सींचा जा रहा है, तो सड़क को इसलिए सींचा रहा है क्योंकि चारों तरफ एक आरामदायक वातावरण हो जिससे युद्ध में लौटे जो सैनिक होते हैं उनको ताजगी और शीतलता मिले। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे पिछले वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आपको बता देते। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हो। सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सब वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग को अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं कि नहीं हम पीडीएफ लेके ही पढ़ेंगे तो आप लोग उस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। पहले तो ये समझिए, पहले से आपको बता रहे थे, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे लेकिन लिए नहीं होंगे तो उनको बता देते हैं। आप लोग को पहले से बता रहे थे कि 90% क्वेश्चन जो होगा इस पीडीएफ से ही रहेगा। बोल रहे थे 90% क्वेश्चन रहेगा। और कल देखिए, कल आपका एग्जाम जिनका भी ज्योग्राफी का होगा वो देखे होंगे। ज्योग्राफी आपको टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इसमें पीडीएफ में दिया था आपको 450 के करीब या 450 या 70 के करीब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको देते। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 70, बनाना था आपको 35 और इस 35 में से आपको बनाना था 35 ही क्वेश्चन। एक मिनट, आपको बनाना था केवल और केवल 35 ही क्वेश्चन। और जो पीडीएफ हम आपको देते हैं इसमें 450 जो क्वेश्चन था, 450 में से 54 क्वेश्चन जो था कल के एग्जाम में था। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेम इसी तरह से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए थे 60-70 के करीब और उसी में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए थे 12 क्वेश्चन। आपको बनाना कितना था एग्जाम में, तो एग्जाम में पूछा गया था 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, 10 क्वेश्चन बनाना था और इसी 10 में से इसी जो 60-70 क्वेश्चन दिए थे इसी में से 12 क्वेश्चन आया था। जबकि आपको बनाना कितना था, तो 10 ही बनाना था। आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना कितना था, तो 35 बनाना था और 54 क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल गया था। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में की जो प्रिपरेशन है जो 5 और 7 फरवरी को होगा उसके बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ गए ना, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 90% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। अब जैसे हिंदी का एग्जाम होने वाला, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिएगा, सेम इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ। और लेना किस तरह से, तो वो देखिए पीडीएफ का जो प्राइस है वो है ओनली 25 रुपीज। इतना कम इसीलिए रखे ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सका। इस 25 रुपये आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक सेट का मिलेगा। तो ये नंबर है 7903820899।
9। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, बस इस पर डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपको जो हिंदी और इंग्लिश है वो आप लोग नीचे मैसेज में बता दीजिएगा स्क्रीनशॉट भेजने के बाद। और आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी एग्जाम बचा हुआ 5 सब्जेक्ट में से जो भी एग्जाम हो गया हुआ 3 या 4 जो ही सब्जेक्ट बचा हुआ उस 3 या 4 सब्जेक्ट का आप लोग नाम बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग को ले लेना है। और इस पीडीएफ को लेकर के अपने एग्जाम की बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 90% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आता है, बुक से आता है। बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर के सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। और इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को मिल गया होगा कि कल ज्योग्राफी में आपको 450 ऑब्जेक्टिव दिए थे, बनाना था आपको सिर्फ और सिर्फ 35 ही क्वेश्चन एग्जाम में और 54 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल गया था। तो आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।